हेलो गाइस, वेलकम टू रोहतक की जोड़ी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर। कैसा रहा आपको जरूर बताना हमें। और गाइस, आज हम लेके आए हैं मार्को का, जो बॉलीवुड का जो बताया जा रहा है कि मार्को जो है मूवी, वो बॉलीवुड में सबसे बड़ी मूवी, एक्शन मूवी है जो है। फिर इसका हम जो टाइटल अभी है, जो हम वीडियो लेके आए हैं, जो मार्को इज़ बिगर दैन बॉलीवुड। और गाइस, ये जैसे कि आपको पता है कि उन्नी मुकुंदन ने इसमें बहुत बढ़िया अच्छा रोल किया है और एक्शन रोल किया है। चलिए। वो यही बता रहे हैं कि उन्हें लगा था कि ये साउथ की सबसे ज्यादा एक्शन मूवी है, लेकिन बाद में पता चला कि ये इंडिया की सबसे बड़ी एक्शन मूवी है। और गाइज, और ये पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है। और गाइज, इसमें पूरा एक्शन मूवी, मोस्टली एक्शन मूवी है। और अब चलिए देखते हैं क्या क्या डिस्कशन होता है इसमें, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। मैं कौन हूँ, व्हाट आई डू, प्रोफाइलिंग इतना पता नहीं। If you want to see good cinema and you criticize a filmmaker, your criticism should help that filmmaker come out as a better filmmaker. बहुत ही खतरनाक एक्शन है इसमें। अरे पूरा ताबड़तोड़ जबरदस्त मूवी है, बाहर जाना। दिसंबर के पूरे महीने पर सेट की तरह कब्जा करके बैठी पुष्पा 2 के सामने किसी भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की गूदे में इतना दम नहीं था कि वो इस फिल्म से सीधी टक्कर ले सके। लेकिन 20 दिसंबर 2024 को मलयालम सिनेमा से एक ऐसी फिल्म आती है जिसे पहले केरला की सबसे ब्रूटल फिल्म बताया जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये फिल्म इंडिया की सबसे ब्रूटल फिल्म बन जाती है। जब ये फिल्म हमने रिलीज की दिसंबर 20 तारीख को, तो हमने कहा था कि ये केरला की सबसे वायलेंट फिल्म है। रिलीज के बाद मुझे कहा गया कि इंडिया की सबसे वायलेंट फिल्म है। महज 30 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को आज 300 स्क्रीन मिल चुके हैं। जवान जैसी फिल्म दे चुके हैं इटली की बेबी जॉन जैसी फिल्म को थिएटर ओनर्स थिएटर से उठा के फेंक दे रहे हैं और उन्नी मुकुंदन की मार्को को लगा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि न्यू ईयर में यही वो फिल्म है जो छप्पड़ फाड़ कमाई करके दे सकती है। हॉलिडे सीजन में ये फिल्म उन्हें प्रॉफिट नहीं दे सकेगी, इसलिए वो बेबी जॉन के शोज को मलयालम फिल्म मार्को के हिंदी वर्जन के शो से रिप्लेस कर रहे हैं। उन्नी मुकुंदन जो इस फिल्म के लीड एक्टर एंड को प्रोड्यूसर भी है, उनकी फिल्म मार्को आज मलयालम सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है और जल्द ही इस फिल्म का जीसीसी सर्कल यानी गल्फ कंट्रीज में भी रिलीज किया जाना है। लेकिन कौन है उन्नी मुकुंदन जो केरला से होकर भी इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, और किस फिल्म के लिए उन्हें आरएसएस का एजेंट हिंदू आतंकवादी तक बता दिया गया था और इतनी हेट मिली थी कि आप सोच भी नहीं सकते। और बॉलीवुड के किस सुपरस्टार को डायरेक्ट करना उन्नी का सपना है। मार्को का आइडिया उनके पास कैसे आया, एंड 5 पॉइंट से डिकोड करेंगे द एस्टोनिशिंग सक्सेस ऑफ मार्को। वेल, आप में से भी काफी सारे लोगों ने कहा था कि तूने मार्को पे एक भी वीडियो क्यों नहीं बनाई विद सम गुस्से वाला इमोजीज। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन है उन्नी मुकुंदन। एक असिस्टेंट डायरेक्टर, देन विलन, उसके बाद हीरो, सिंगर, लिरिसिस्ट और आज एक प्रोड्यूसर। जैकब ऑल ट्रेड माने जाने वाली उन्नी मुकुंदन एक मलयाली फैमिली में जरूर पैदा हुए, लेकिन उनकी स्कूलिंग अहमदाबाद गुजरात के प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई और यही वजह है कि आज उनकी मलयाली जितनी अच्छी है उतनी ही अच्छी हिंदी और गुजराती भी। इसके बाद फिर से ही केम बैक टू केरला टू परस्यू इंग्लिश लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। उन्नी की माँ चाहती थी कि बेटा इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करे, तो वहीं उन्नी मुकुंदन 17-18 की एज में ही लिटरेचर की तरफ इंक्लाइंड हो गए और उस एज में ही उन्होंने 30-40 पोएम्स और 4 स्क्रिप्ट लिख डाली। उन्नी मुकुंदन को कभी भी एक एक्टर नहीं बल्कि फिल्म मेकर बनना था, इसलिए उन्होंने कुछ मलयाली फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी किया, जिसके बाद जहां इन्हें जैसी अपॉर्चुनिटी मिली वो करते गए, कभी विलन, कभी सिंगर, कभी लिरिसिस्ट एंड फाइनली अ प्रोड्यूसर। पहली बार मैंने प्रोड्यूस किया था। आई डोंट कम फ्रॉम मैं एक फिल्मी बैकग्राउंड से तो नहीं हूँ, लेकिन आई स्टार्टेड ऑफ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर पहली फिल्मों में मैं विलन का काम करता था, फिर उसके बाद हीरो बना, उसके बाद आई बिकेम अ सिंगर, लिरिसिस्ट हुआ, एंड देन आई इवेंचुअली बिकेम अ प्रोड्यूसर। 2012 में बॉम्बे मार्च जैसी फिल्म में इन्होंने मलयाली सुपरस्टार ममूटी के साथ स्क्रीन शेयर किया, तो वहीं मल्लू सिंह जैसी फिल्म से इन्हें केरला ऑडियंस भी ठीक से जान पाई और ये फिल्म 100 डेज तक थिएटर में चली। उसके बाद उन्होंने मलयालम सिनेमा से बाहर निकलकर तेलुगु में जनता गैरेज जैसी फिल्मों से तेलुगु डेब्यू भी किया और 2017 में आई अचायंस एज अ लिरिसिस्ट और सिंगर का भी काम किया। लेकिन 2021 में उन्नी की एक ऐसी फिल्म भी आई जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई और वो फिल्म थी मेपाडियन। इस फिल्म के लिए उन्नी को आरएसएस एजेंट और हिंदुत्व टेररिस्ट का टैग भी मिला। बात कुछ बड़ी नहीं थी, दरअसल इस फिल्म में आरएसएस की सेवा भारती का एम्बुलेंस दिखा दिया गया था, बट कुछ लोगों को ये बात भी बुरी लगी थी कि फिल्म का हीरो हिंदू क्यों है और फिल्म में हनुमान जी की प्रतिमा क्यों दिखाई गई है। देखो, केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से सिनेमा भी वहाँ वही दिखाती है जो गवर्नमेंट चाहती है। ऐसे में यह फिल्म कुछ लोगों की गले की हड्डी बन गई थी, बट फिर भी यह फिल्म हिट साबित होती है और इस फिल्म के डायरेक्टर विष्णु मोहन को नेशनल अवार्ड भी मिलता है। उन्हीं पर यह भी एलिगेशन लगते हैं कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी ने पैसे दिए, बट उन्हीं
बाद में बताते हैं कि उन्हें इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए अपना घर भी प्लेस करना पड़ा था, और अगर ये फिल्म पिट जाती तो वो केरला इंडस्ट्री में बाकी कभी भी फिल्म नहीं बना पाते। कुछ सिमिलर कंट्रोवर्सी उन्नी मुकुंदन की मल्लिकापुरम जय गणेश जैसी फिल्मों के साथ भी हुआ। उन्नी के कुछ वेल विशर्स ने उन्हें सजेस्ट भी किया कि आप गलत इंडस्ट्री में अपना टैलेंट शो करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, उन्नी मुकुंदन का चाइल्डहुड गुजरात में गुजरा, जिसका इम्पैक्ट उनके लाइफ पर भी काफी ज्यादा हुआ, और उन्होंने फिल्मों के मीडियम से अपने कल्चरल रूट्स को हमेशा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की और बिना डरे ऑलवेज अपनी बात रखी। फिर चाहे वो कश्मीर फाइल्स को सपोर्ट करना हो या फिर केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर एएन शमसीर, जिन्होंने गणेश जी का मजाक बनाया था, उन्हें कंडेम करना। अब तक आप अच्छे समझ चुके होंगे कि उन्नी मुकुंदन कौन है। तो अब बात करते हैं कि मार्को का आइडिया उनके पास कैसे आया और ये फिल्म कैसे बनी, एंड द रीजन बिहाइंड द फेनोमेनल सक्सेस ऑफ मार्को। 2024 में मंजुमल बॉयज, द गोट लाइव, ब्रह्म युगम, आवेशन जैसी काफी सारी मूवीज देखकर मलयालम सिनेमा ऑलरेडी दिखा चुकी थी कि 30-40 करोड़ में भी वर्ल्ड क्लास सिनेमा कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन जहां आवेशम के फहाद फाजिल को भी ऑडियंस कहीं ना कहीं पुष्पा से जानती थी, तो आडू जीवितम के सुकुमारन को भी ऑलरेडी पब्लिक पहचानती थी। और पिछले साल आई पैन इंडिया फिल्म सालार में भी वो दिखे थे। लेकिन मार्को के जितने भी कैरेक्टर्स थे हिंदी बेल्ट के लिए सारे के सारे बिल्कुल ही नए फेसेस थे। फिर भी हिंदी ऑडियंस का इतना प्यार इन्हें मिला, उसका सबसे बड़ा रीजन था एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल सिनेमा। एक टाइम पर इंडिया में ब्रुटैलिटी नाम की चीज से सिनेमा को बिल्कुल ही दूर रखा जाता था। सिचुएशन ऐसी थी कि 16 में गब्बर के हाथ काटने के बाद ब्लड का एक ड्रॉप भी गिरते हुए नहीं दिखाया गया था, क्योंकि मूवी मेकर्स का परसेप्शन ऐसा था कि फिल्मों को फैमिली ऑडियंस देखने आती है, तो हम ब्रुटैलिटी फिल्मों में कैसे दिखा सकते हैं। इस मिथ को सबसे पहले तोड़ा राम गोपाल वर्मा ने 2010 में आई फिल्म रक्त चरित्र से। इस फिल्म में उन्होंने जिस लेवल की ब्रुटैलिटी दिखाई, दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके बाद इंडियन ऑडियंस ने पहली बार जब टर्मिनेटर 2, 300, रॉन्ग टर्न सीरीज, जीओटी, जॉन विक, रेड वगैरह देखी तो उन्हें समझ में आया कि भाई ब्रूटल फिल्मों का भी एक जॉनर होता है, जो कि इंडिया में उस टाइम पर मिसिंग था। इसके बाद केजीएफ, पुष्पा जैसी फिल्मों ने भी स्टोरी के साथ वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी को बहुत ही सही तरीके से ब्लेंड करके पब्लिक को दिखाया। फिर जाकर संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर ने एनिमल जैसी फिल्म लाकर कहीं ना कहीं वायलेंस एंड ब्लड बाथ वाली फिल्में इंडिया में किस लेवल पर बनाई जा सकती है वो भी दिखाया। और पैंडेमिक के टाइम पर तो भाई पब्लिक ने भर भर के नेशनल इंटरनेशनल कंटेंट कंज्यूम किया, जिसकी वजह से पोस्ट पैंडेमिक पब्लिक ने स्टार, बिग प्रोडक्शन कंपनी के नाम से ज्यादा कंटेंट को प्रायोरिटी दी। और मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जब आपके किसी फ्रेंड ने मार्को के बारे में आपको बताया था कि भाई गांव फाड़ एक्शन है और ब्रुटैलिटी तो इस फिल्म में ऐसी है जो तूने सोची भी नहीं होगी, तो क्या आप ये सर्च करने बैठ गए थे कि अरे इसका डायरेक्टर कौन है, सिनेमेटोग्राफर कौन है, किस प्रोडक्शन कंपनी के बैनर में बनी है फिल्म, हीरो वगैरह कौन है? नहीं ना, आपने झट से टिकट बुक की होगी और जाकर ये फिल्म देख डाली होगी। और अपनी हिंदी ऑडियंस तो मार्को के हीरो तक को नहीं जानती थी, तो बाकी स्टार कास्ट की तो बात ही छोड़ दो। मार्को इज द फिल्म, पहली बार मेरी एक फिल्म है जो हिंदी में डब होके यहाँ पे आई है। लेकिन हफ्ते भर में जब मुझे पता चला कि 300 से ऊपर स्क्रीन पे ये फिल्म आगे चली गई, आई एम सो हैप्पी। काफी लोगों को मैं कौन हूँ, व्हाट आई डू, प्रोफाइलिंग कितना और कुछ इस तरह ऑडियंस ने हर मूवी को चांस देना स्टार्ट कर दिया है। और यही रीजन है कि मार्को जैसी फिल्म आज 30 स्क्रीन से हफ्ते भर में 300 स्क्रीन पर जा चुकी है। लोग ढूंढ ढूंढ कर अपने नियरेस्ट थिएटर में जाकर ये फिल्म देख रहे हैं। और मैं इसी अप्रोच की बात कर रहा था, जहां अब ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए किसी सुपरस्टार, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की नहीं, बल्कि पावर पैक कंटेंट की जरूरत है। और अगले पॉइंट में हम यही जानेंगे कि मार्को ने ऐसा क्या अलग किया जिससे इस फिल्म को इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। तो इस फिल्म के कंटेंट पर बात करने से पहले आपको बता दो कि इस फिल्म का आइडिया कैसे आया। तो 2019 में उन्नी मुकुंदन और डायरेक्टर हनी पदीनी की एक फिल्म आती है मिकेल। इस फिल्म में उन्नी के कैरेक्टर का नाम ही मार्को होता है। और मजे की बात ये होती है कि ये फिल्म भी गोल्ड स्मगलिंग पर बेस्ड होती है। So this is something that I've done already. 5-6 years back, I'd done a movie called Mikhail, and I'd played a part called Marco in it. So me and Hanif Andeni, the writer-director, thought it definitely has a sequence, a possibility of getting a sequel done. Over the period of time, we were convinced that this is the right time to go ahead with the project. And we got in touch with Sharif Mohammed, who is the producer of this film. देखो, मार्को में वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी इज लाइक अ सोल ऑफ दिस फिल्म। इस फिल्म के कुछ सीन्स तो भाई ऐसे थे कि उसे एक आंख बंद करके देखना पड़ रहा था। खासकर वो बच्चे का सिलेंडर लेकर भेजा फ्राई कर देने वाला सीन, हाथ डाल के कलेजा निकाल लेने वाला सीन, अरे मुंह में उंगलियां देकर मुंह फाड़ देने वाला सीन। इसके अलावा भी कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग सीन्स थे कि मैं अभी भी हैरान हूँ कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट भी कैसे दे दिया। एक टाइम के लिए लगा कि ये कोई मूवी नहीं, मस्त मॉर्टल कॉम्बैट चल रही है और अपना हीरो एक एक करके सबको फैटेलिटी दे रही है। देखो, वायलेंस तो एनिमल किल सालार में भी दिखाई गई, बट उन फिल्मों में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, एनिमल बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई थी। और मार्को में तो भाई पहले सीन में ही कुत्ते का जबड़ा फाड़ दिया जाता है, बच्चे की मुंडी को इंडियन गैस के सिलेंडर से अदरक की तरह कूच दिया जाता है, एक आंटी के मुंह में उंगली डाल के फाड़ दिया जाता है, छोटे से इन्फेंट बच्चे को उल्टा लटका के ले जाना। मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस इंडियन ऑडियंस को पहली बार मिला था। मतलब बच्चे वाला तो बड़ा डेंजर बताया गया है। बच्चे वाला जो छोटा बच्चा भी पहले दिखाया गया होगा। वेल, अगर आप ऐसी कोई फिल्म जानते हो तो कमेंट में बताना। इस तरह
है कि जॉ ड्रॉपिंग एक्शन एंड वायलेंस सीन्स के लिए मार्को की 100 डेज की शूटिंग्स में से 60 डेज एक्शन फिल्मिंग के लिए दे दिए गए थे। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो काफी सारे सीन्स हमें फिल्म के लीड यानी मार्को के नजरिए से दिखाया गया है। जैसे कि काफी सारे सीन में जब वो सामने वाली पार्टी को खचाखच काट रहा होता है तो ऐसा लगता है कि ऑडियंस खुद वो काम कर रही है। और इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी चंदूर सेल्वराज ने की थी। फिल्म का वो हॉल वाला सीन या कॉरिडोर में जहाँ सारे विलन्स कॉकरोच की तरह आते ही रहते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। ये काफी सारे आइकॉनिक सीन ही इस फिल्म के सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन भी है। इस फिल्म में मार्को का कैरेक्टर चलो ग्रे कैरेक्टर है, लेकिन इस फिल्म का असली प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर ब्लाइंड विक्टर होता है, जो अपने दोस्त वसीम को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देता है। अपना भाई मार्को जो कि अडॉप्टेड चाइल्ड होता है फिर भी उसे अपना भाई मानता है, उसे फैमिली के बीच डिफेंड करता है, लेकिन अंत में उसे मर्सीलेसली हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डुबा के मार दिया जाता है। वेल आपको भी मार्को का म्यूजिक इतना अपीलिंग और कहीं ना कहीं सुना सुना लग रहा था ना, क्योंकि इस फिल्म के बीजीएम को भी उसी इंसान ने कंपोज किया है जिसने केजीएफ एंड सालार में बीजीएम दी थी। अरे मैं रवि बसरूर जी की बात कर रहा हूँ। आपने अगर नोटिस किया हो या नहीं, लेकिन एनिमल किल मार्को में वायलेंस एंड खून खच्चर के अलावा एक चीज जो कॉमन होती है वो थी इमोशन एंड फैमिली। और क्यों ये चीज किसी भी वायलेंट फिल्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आइए इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। देखो एनिमल में हमें दिखाया जाता है कि रणविजय शुरुआत में काफी शांत और आज्ञाकारी बालक होता है, लेकिन जब बात उसकी बहन पे आती है तो वो सीधा शॉर्ट गन लेके उसके कॉलेज चला जाता है। और उसके अपने ही कजिन्स एंड फैमिली से पंगे होने का रीजन भी उसकी फैमिली और उसके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान यानी उसके पापा ही होते हैं, जिस पर जब गोली चलती है तब वो अपने असली अवतार में आता है। किल मूवी में भी नोटिस करने वाली बात ये होती है कि फर्स्ट पार्ट में अपने लक्ष्य यानी अमृत राठौड़ के कैरेक्टर में वो लोगों के हाथ पांव तोड़ रहा होता है, लेकिन वो एक मैनियक साइकोपाथ तब बनता है जब उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मार दिया जाता है। इसलिए सेकंड हाफ में वो जिस ब्रूटल वे में सबको मारना स्टार्ट करता है वो काफी भयंकर होता है। ऐसे कौन मारता है बे? रक्षक नहीं, राक्षस हो तुम। किल का वो सीन जहाँ बॉडी में आग लगा दिया जाता है, भाई साहब मैं उठ के खड़ा हो गया था उस सीन को देखने के बाद। मार्को भी सबका यमदूत तभी बनता है जब उस फिल्म का विलन साइरस उसके घर में घुस के उसकी पूरी फैमिली को इतनी ज्यादा ब्रूटल वे में मारता है और सिर्फ मार्को को जिंदा छोड़ देता है वो सब देखने के लिए। और एनिमल हो, किल हो या फिर मार्को, ये सारे कैरेक्टर अपनी फैमिली को एवेंज लेने में ही ऐसा खून खच्चर मचाते हैं और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन भी होता है। और इसीलिए पब्लिक भी इस तरह की एक्शन पैक्ड फुल ऑन ब्रूटल फिल्मों की थोड़ी सी वीक स्टोरी होने के बाद भी कनेक्ट कर लेती है और उन्हें ये खून खच्चर लीड कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ही सही लगता है। एक और नोटिस करने वाली बात ये भी है कि ये सारे कैरेक्टर बदला लेने से पहले सीवियरली इंजर्ड होते हैं और इसके बाद भी वो अपना अल्फा मेल वाला स्वैग दिखाते हैं और विलन की ठुकाई कर देते हैं और इसी वजह से पब्लिक को काफी ज्यादा थ्रिल भी मिलता है। और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाले ये सारे रेफरेंसेस महाभारत के भीष्म पितामह जी से इंस्पायर्ड है, जिन्होंने आजीवन अपने परिवार की रक्षा करने का प्रण लिया होता है। अगर आप भी इससे एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करो एंड शो योर सपोर्ट। देखो अनलाइक अदर फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम सिनेमा में फिल्मों को बहुत ही कम बजट एलोकेट किया जाता है और इसलिए ये फिल्में केरला में तो अच्छा बिजनेस करती हैं, लेकिन केरला से बाहर जाकर नहीं कर पाती। इसी साल मंजूमल बॉयज जैसी मलयाली फिल्म जिसने एक महीने के भीतर ही 200 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था, उसे जस्ट 20 करोड़ के बजट में बनाया गया था। प्रेमालू जैसी मलयाली फिल्म जिसने 150 करोड़ का कलेक्शन किया था, उसे भी महज 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था। फहद फाजिल के आवेशम जैसी फिल्म को भी बनाने में सिर्फ 30 करोड़ खर्च हुए थे। मार्को जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म जो कि क्लास सिनेमा के लिए जाने जाने वाली इंडस्ट्री में एक प्योर मास मसाला फिल्म होती है, उसे 30 करोड़ के बजट में काफी रिस्क लेकर बनाया गया था। Primarily because a lot of money was invested and it's not the kind of cinema that kind of comes out of Malayalam cinema. So I was quite skeptical that it might get attention from outside Kerala, but within Kerala it might get these red flags kind of thing. But stunningly it opened with the biggest numbers in my career. लेकिन इस बजट का पूर्ण इस्तेमाल किया गया था, इसलिए जब बॉक्स ऑफिस के ब्लैक बोर्ड पे इस फिल्म ने नंबर पोस्ट करने स्टार्ट किए तो सब शॉक्ड रह गए। देखो फिल्म में हीरो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मजा तो तभी आता है जब विलन भी हीरो की वाट लगा के रख दे। और रिसेंटली इस सिंघम अगेन ही देख लो, अगर अर्जुन कपूर के बजाय किसी और को लिया गया होता, मेरा मतलब किसी दमदार विलन को, तो और भी ज्यादा मजा आता। मार्को के सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन एक स्ट्रॉन्ग विलन भी है। देखो एनिमल हो या किल, दोनों ही फिल्म का जो विलन होता है उन्हें कहीं ना कहीं हीरो पे भारी पड़ता है, लेकिन मार्को के फर्स्ट हाफ में ऐसा लगता है कि भाई इससे ब्रूटल इतना मर्सिलेस इंसान तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सेकंड पार्ट में जब कबीर दुहान सिंह एज विलन की एंट्री होती है तब हमें पता चलता है कि मौत का नंगा नाच असल में किसे कहते हैं। कबीर दुहान सिंह साइरस के कैरेक्टर में एक ऐसे साइको विलन का कैरेक्टर प्ले करते हैं जिससे 10 मिनट नहीं लगता मार्को की वाट लगाने में। बब्बर सिर मार्को भी साइरस के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। क्लाइमेक्स में भी मार्को मस्कुलर साइरस को दूसरों की तरह आसानी से नहीं मार पाता, वो चालाकी से उसका हेड चॉप कर देता है, वरना मार्को कभी भी फेस ऑफ करके साइरस को मार ही नहीं पाता। और मैं कहूंगा कि इस तरह के स्ट्रॉन्ग विलन से ही तो फिल्म
का थ्रिल बढ़ता है। और इस फिल्म में विलन का कैरेक्टर प्ले करने वाले कबीर बुहान सिंह भी इस बात से एग्री करते हैं। एक ऐसे विलन की डिमांड थी कि साथ में खड़े दोनों, तो ऐसे लगे दो टाइगर खड़े है ना। बाहुबली में राणा रघुपति ने जो प्ले किया, तो उस कैरेक्टर की डिमांड थी कि यार प्रभास के ऑपोजिट एक ऐसा बल्लाल देव एक ऐसा कैरेक्टर था कि वो शुड फेस मतलब स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए, सेम नहीं, उससे ऊंचा बड़ा इन्फॉर्म किया था कि अगर मार्को ब्लॉकबस्टर होती है तो इसके काफी सारे सीक्वल्स भी आएंगे। पार्ट 2 भी 3 है 4 विल गो लाइक अ सीरीज। अब फिल्म हिट हो गई, हमने अनाउंस की थी, अब सीरीज जाएगी यार। सीरीज मार्को अगर पिक्चर हिट हो जाती है तो डेफिनेटली। वैसे आपके अकॉर्डिंग इस फिल्म के सक्सेस का सबसे मेजर रीजन क्या रहा, कमेंट में बताओ। और आज फिर रात के 2:30 बजे तक काम कर रहा हूँ, तो अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो मैं फ्री में सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक मारो। तो गाइस आपने देखा होगा कि क्यों मार्को सबसे बिगेस्ट इंडियन मूवी आज के टाइम पे एक्शन मूवी है, और किस तरह से भाई उन्नी मुकुंदन ने स्ट्रगल किया, किस तरह से उन्नी मुकुंदन ने, टैलेंटेड पर्सन है। और उन्नी मुकुंदन आई थिंक मलयालम थिएटर का वो वहाँ का हीरो रहा है, और उसने भी काफ़ी चीज़ें स्ट्रगल की, मतलब म्यूजिक भी बनाता था वो, निर्देशक भी था, प्रोड्यूसर भी था, काफ़ी चीज़ें उसने की, हीरो भी था। हाँ, और फिर उसने कैसे हर चीज़ में फील्ड में जाके फिर कैसे मेहनत की, और कुछ मूवीज़ में उसकी कंट्रोवर्सी हुई, कुछ मूवी में उसमें उसको फेम मिला, राइट। और फिर जो हिंदी जो सिनेमा में वो कैसे अभी फर्स्ट मूवी उसकी आई थिंक हिंदी सिनेमा में है, डब की है, और कैसे वो यार बेहतरीन एक्टिंग करके गया है। पर स्टोरी नहीं है इसमें, बट गाइस उसने एक्शन मूवी, स्टोरी की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और गाइस बहुत ही अच्छी लगी है, तो हमने सारी मूवी वगैरह देख ली है, काफ़ी अच्छी लगी हमें मूवी, और गाइस आप भी जरूर देखने जाना। और गाइस आपको कैसा लगा ये रिएक्शन वीडियो, कैसी लगी है उन्नी मुकुंदन की जो बिगेस्ट मूवी मार्को, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और गाइस चलते हैं अब अगली रिएक्शन वीडियो के लिए, तब तक के लिए गाइस बाय। और ऐसे ही आप खुश रहो, न्यूज़ चैनल पे जो रेजोल्यूशन लिया है उसको आप कंप्लीट करो, और जो गाइस न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो।